मैम वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैम। मैम कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप सब कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। ठीक हम ठाक। बाकी कहाँ हैं आपकी क्लास फेलोज? मैम आहिस्ते ज्वाइन कर रहे हैं। मैम पिछली में 29 थे। ओके, वो मैंने नोट डाउन कर लिया था 29। मैम जो आज फर्स्ट क्लास थी जी उसमें 29 बच्चे थे। ओके, कल भी 29 था आपकी इस क्लास में भी। आपकी क्लासेस कितने बजे स्टार्ट होती हैं? मैम 8 बजे। 8 बजे। 8 o'clock पे। ओके, तो ये तो आजकल आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, इतने ठंडे मौसम में आप घर से बैठ के क्लास ले लेते हो। तो मैम वो ऑनलाइन क्लासेस की प्रॉब्लम भी तो होती है ना, नेट चला गया तो क्लास मिस हो जाएगी। हाँ, वैसे ये है कि इस मौसम में कनेक्टिविटी इशू काफ़ी होता है इंटरनेट मैम का। कनेक्टिविटी का ज्यादा प्रॉब्लम है, वैसे तो बिल्कुल और ठीक फिर सही जा रही है। जैसे फिजिकल क्लासेस में समझ आती है, और वैसे ऑनलाइन में तो बहुत मुश्किल से ही आती है समझ। सही बात है, ऐसे नहीं आती यहाँ कि पे। मैंने ये प्लान किया हुआ था कि हम अपने मिड टर्म से पहले एक फिजिकल क्लास रखेंगे आपके डिपार्टमेंट से ना, ऑफिस से परमिशन के बाद, ताकि हम सारे कंसेप्ट उनको क्लियर कर सकें। लेकिन अब ऐसा है कि यस मैम। ऑलरेडी सारी इंस्टीट्यूट बंद हैं, यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं है। अगर ये नोटिफिकेशन ना आया तो हमें परमिशन मिल भी जाती। लेकिन अब ऐसा है कि क्योंकि अब सारे स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बंद हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो हम इस प्लान आउट नहीं कर सकते, इस प्लान को अपने। मैम लेकिन बैड लक। आप लोग फिर भी परेशान नहीं हो, हम इंशाल्लाह मिड टर्म से पहले क्लास रखेंगे, ऑनलाइन ही सही, फिजिकल ना सही। हम उसमें सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। आप जब मिड टर्म में बैठेंगे, अगर आप साथ साथ कर रहे हैं, तो आपको इंशाल्लाह सारी क्लैरिटी होगी और आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सकेंगे। मैम जो हमारी 15 वेकेशंस आ रही हैं ये मिड टर्म से पहले, हम जी इसमें अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर जी बिल्कुल। प्रॉपर टाइम टेबल बना लें। अगर आप इन 15 डेज को प्लान आउट करें ना, सारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, उन सारे सब जो भी आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप इनको प्लान आउट करें, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैम साइकोलॉजी का हर रोज का एक एक यस टॉपिक मैम। भी किया जाए तो हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या लगता है साइकोलॉजी का सिलेबस? इजी है, साइकोलॉजी का सिलेबस भी कम है। थोड़ा सा और आसान सा। कंसेप्चुअल है ना, तो कंसेप्ट क्लियर कर ले तो बस हो जाता है। ओके क्लास, कल हमने मोटिवेशन को कंप्लीट किया था और इमोशन की भी हमने डेफिनेशन ही स्टार्ट की थी। अब मुझे बताएं कि यहाँ तक आपको कोई इशू? आप अपना माइक काइंडली नो म्यूट कर मैम लें। कल तो बहुत अच्छी तरह समझ आ गई थी। किसी को कोई इशू? नो मैम, नो कोई मैम। इशू नहीं। नो मैम। बाकी बच्चे जो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते, काइंडली वो बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम कहीं भी, कोई भी कंसेप्ट जो समझ में ना आया हो? नो मैम, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे कल तो। कल का लेक्चर तो बहुत आसान था। और ओके क्लास, हमने स्टार्ट किया था कल इमोशन की हमने डेफिनेशन ही पढ़ी थी कल। और उसमें हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में कि इमोशन बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं इमोशन के जो हमने पढ़े, वो कौन कौन से हैं? थॉट्स, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, एंड देन आउटपुट आउटपुट, हमारा एक्सप्रेशन है। बिहेवियर्स और आउटकम एक्सप्रेशंस। बिहेवियर एक्स्ट्रा। जी, तो इन तीनों कंसेप्ट की आपको समझ आई है? मैंने बताया था कि जब भी हम अब ना हमने इन तीनों कंसेप्ट को पढ़ा है। देखिए, हमने शॉर्टली पढ़ा थॉट्स क्या होती हैं, हमारी थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं ना थॉट्स, कि हम क्या सोचते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होती हैं? हमारी इंटरनल बॉडी स्टेट्स, स्वेटिंग आ जाना, हार्ट बीट तेज हो जाना, बीपी हाई लो, इस तरह कुछ भी होता है ना, जो हमारी बॉडी के स्टेट्स हैं इंटरनल। ओके, और हमारा बिहेवियर, ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी, बेसिक कंपोनेंट्स ये हैं इमोशन के। अब आज हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे क्लास, जैसे हमने मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़ी थी ना, और हमने कहा था कि मोटिवेशन हर एक के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। बिल्कुल इसी तरह ही अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो आज की हम थ्योरीज पढ़ेंगे इमोशन की, उन सब के अकॉर्डिंग इनका ना सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे कहते हैं कि पहले हमें थॉट्स आती हैं, देन हमें अराउजल आते हैं इमोशंस के, हम फिर अपना बिहेवियर शो करते हैं। मतलब ये कि इन सब का सीक्वेंस हर एक के अकॉर्डिंग इन सब का डिफरेंस है सीक्वेंस, कि थॉट्स, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, हमारा बिहेवियर, हमारी इमोशनल मेजर इंपॉर्टेंट थेरीज है हमारी इमोशन की, उनके अकॉर्डिंग ये तो इमोशन की डेफिनेशन क्लियर है क्लास सबको?
Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम, क्लियर है। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है, हमने आज जो थ्योरी स्टार्ट करनी है वो सबसे पहली थ्योरी है जैम स्लैंग थ्योरी। अगर आपने अभी ये थ्योरी अंडरस्टैंड कर ली अच्छे से तो बाकी सारी आपको इजीली आ जाएंगी। एक ही एग्जांपल कोट की हुई है, सारी थ्योरीज को एक ही एग्जांपल के थ्रू लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर करने में आसानी रहे। अब आपने ये देखना है जैसे जैम स्लैंग। अब ये जैम स्लैंग ना बेसिकली दो साइकोलॉजिस्ट हैं, एक का नाम जैम्स और दूसरे प्रॉपर यहाँ पे विलियम जैम्स है और दूसरे लैंग। तो दोनों के नेम का एक एक वर्ड, दोनों ने थ्योरी प्रेजेंट की थी इमोशन की, दोनों के वर्ड का दोनों के नेम का एक एक वर्ड को कंबाइन करके थ्योरी को डेवलप किया गया है, तो इसलिए इसे कहते हैं जैम स्लैंग थ्योरी। अब इनके अकॉर्डिंग, जैम स्लैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कि इमोशन बेसिकली है क्या, और इमोशन का जो सीक्वेंस हमने अभी बताया ना तीनों चीज़ों का, उनके अकॉर्डिंग ये क्या सीक्वेंस है इसका। आप सब लोग अपने साथ साथ नोट्स ओपन करें, इन्होंने क्या कहा है देखें। अब हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, आपने अपने माइंड में रखनी है, थॉट्स, फिजियोलॉजिकल चेंजेस और बिहेवियर। अब हम मोटिवेशन में पढ़ चुके थे कि जो इमोशंस है वो हमारी मोटिवेशन से लिंक्ड होते हैं, हम ये पढ़ चुके थे वहाँ पे, ठीक है। अब अराउजल की हमने बात की थी, वो क्या थी, हमें नीड अराइज होती है किसी भी चीज़ की, कोई भी हमने टास्क परफॉर्म करना हो उससे रिलेटेड। अब ये वाली सारी चीज़ों को आपने, छोटे छोटे सारे कंसेप्ट को आपने माइंड में रखना है। अकॉर्डिंग टू जैम स्लैंग, अब देखें क्या है। अकॉर्डिंग टू जैम स्लैंग का ये व्यू था कि जब भी हम कोई भी इमोशन डिस्प्ले करते हैं, कोई भी इमोशन शो करते हैं, तो हमारी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी शो करती है ना, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं वो किसी स्पेसिफिक इवेंट की वजह से आती हैं, वो किसी स्पेसिफिक इवेंट की वजह से आती हैं। अब वो इवेंट कोई भी हो सकता है, कोई भी थ्रेटनिंग इवेंट भी हो सकता है, कोई हैप्पीनेस से रिलेटेड इवेंट भी हो सकता है। तो आपने याद रखना है कि इवेंट की बात सबसे पहले किसने की है, जैम स्लैंग ने। और जैम स्लैंग क्या कहते हैं कि हमारी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं रिलेटेड टू इमोशंस, वो कहाँ से कॉज हो रही होती हैं, इवेंट से। इवेंट से मैम। इवेंट्स कॉज कर रहे हैं हमारी फिजियोलॉजिकल अराउजल्स को, फिजियोलॉजिकल चेंजेस को। और उनके अकॉर्डिंग क्या है, हमने किसी इवेंट को डिटेक्ट किया है, उस इवेंट को डिटेक्ट करने के बाद हमें इमोशन, हम जो इमोशन का अराउजल है ना उसकी नीड अराइज हुई है, देन हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या सिचुएशन है, और फिर हम इमोशन शो कर रहे हैं। अब इसने ये जो एरो के थ्रू यहाँ पे समझाई हो ना इक्वेशन, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कैसे। यस मैम। देखें, हमने कहा कि इवेंट कॉज कर रहा है फिजियोलॉजिकल चेंजेस को। यस मैम। फिजियोलॉजिकल चेंजेस जब अकर हुई हैं तो हमारी बॉडी की स्टेट जाहिर है वो बैलेंस्ड आउट हुई है, और वो बैलेंस आउट होने के बाद हमने उस चीज़ को इंटरप्रेट किया है कि ये क्या चीज़ है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई थ्रेटनिंग चीज़ देख ली है, स्नेक या ऐसा कुछ भी, तो अकॉर्डिंग टू जैम स्लैंग क्या है, वो इवेंट था कि हमने कुछ देखा, ठीक है, इवेंट था, हमने कुछ देखा। यस मैम। और हमारा अराउजल क्या आया, अराउजल ये आया कि अब ये स्टिमुलस क्या है, मतलब हमारे लिए थ्रेटनिंग स्टिमुलस है, हमें इमोशन शो करना है, कौन सा इमोशन शो करना है। देन इंटरप्रिटेशन, अब हमने उसको इंटरप्रेट किया, हमने उसको मीनिंग दिया कि ये थ्रेटनिंग चीज़ है, अगर हम इससे डरते हैं तो ये थ्रेटनिंग चीज़ है। और इमोशन हम क्या करेंगे, फियर का इमोशन हमारे अंदर फटाफट से शो होगा, ठीक है। यस मैम। अब आपने इसको एग्जांपल देखें, मैं एग्जांपल रीड आउट कर रही हूँ, आपने इसको सुनना भी है और अपने नोट्स के ऊपर भी देखें इसको ज़रा। यू आर वॉकिंग डाउन अ डार्क एली लेट एट नाइट, आप रात में किसी भी गली को रात के टाइम गुजर रहे हैं, अलोन। यू हियर फुट स्टेप बिहाइंड यू, आपने अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनी, किसी के चलने की आवाज़। यू बिगिंस टू टेरिबल, आप सॉरी ट्रिम्बल, तो आपका शेकी, आप थोड़े से हो गए, आप मतलब अब कुछ होने वाला है ऐसा हुआ आपको, और आप कांपने वाली जो फीलिंग होती है वो आई आपके अंदर। योर हार्ट बीट फास्टर, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो गई। एंड देन योर ब्रीदिंग डीपन, और आपके जो सांस था वो भी फूल गया और आपको लंबा लंबा सांस, जैसे हम कहते हैं ना, आना शुरू हो गया, वैसी आपकी फीलिंग हो गई। यू नोटिस दीज फिजियोलॉजिकल चेंजेस, अब ये सारी क्या थी, आपने अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनी, और फिर उसके बाद क्या हुआ, अराउजल, आपकी फिजिकल चेंजेस हुई बॉडी के अंदर। वो क्या क्या थी, आपकी हार्ट बीट तेज़ हुई, सांस फूलने लग गया आपका, ये वाली सारी आपकी आप कांपने लग गए, ये वाली सारी जर की पोजीशन, ये सारी क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस अक्कर हुई। अब देन क्या है, अब आपने क्लास मुझे ये बताना है ये लॉजिक उन्होंने सही दी थी कि नहीं, इसलिए आप इसको गौर से सुने। हो सकता है उनकी थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म आया और लोगों ने कहा हो कि आपने सही थ्योरी नहीं दी, ठीक है, आपने गौर से सुना और आपने मुझे बताना है कि आप सबको भी ऐसा फील होता है कि उन्होंने करेक्ट थ्योरी दी थी। और फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बाद क्या है, इंटरप्रेट देम एज योर बॉडीज प्रेपरेशन। अब हमारी बॉडी की जितनी भी सिचुएशन को फियरफुल कहा कि अभी सिचुएशन फियरफुल है, एंड यू देन एक्सपीरियंस फियर, और फिर हमने क्या फील किया, हमें डर और खौफ महसूस हुआ। तो
इवेंट के बाद अराउजल, वो हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए, जब देन हमने इवेंट को इंटरप्रेट किया कि वो क्या है, थ्रेटनिंग है, फियरफुल है, या क्या है, देन हमारा इमोशन शो हुआ कि हमें डर महसूस होने लग गया। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जो आपको थोड़ी सी फनी भी लगेगी, लेकिन इनकी जो थ्योरी है ना उसका आपको एग्जैक्ट मीनिंग समझ आएगा और आपको पता चलेगा कि इनकी थ्योरी करेक्ट थी ये उस टाइम में या नहीं थी। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू जैन स्लैंग क्या होता है, हम नेचुरल क्या सोचते हैं, नेचुरल हमारा ये बिहेवियर है ना, जैसे हम आप सब भी फील करते हैं सारे ह्यूमंस, कि क्या होता है कि हमने किसी भी चीज़ को अगर थ्रेटनिंग स्टिमुलस को देखा तो हम भागते हैं। हम भाग क्यों रहे हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ से भागे हो, क्यों भागे हो? खौफ महसूस हुआ है आपको, इसीलिए भागे हो ना। यस लेकिन मैम। अकॉर्डिंग टू एग्जाम प्लान क्या है कि आप भागते हो तो आपको खौफ महसूस होता है। वो क्या करते हैं, वो फियर को, वो इमोशन को बाद में रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप उस स्टिमुलस से भाग रहे हो देन इमोशन आता है, पहले इमोशन नहीं आता। हालांकि अगर हम नेचुरल अपनी सेटिंग देखें, नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर देखें तो क्या होता है कि पहले हम किसी चीज़ से खौफ महसूस करते हैं, देन हम अपना बिहेवियर शो करते हैं कि हमें वहाँ पे स्टिक खड़े रहना है या भागना है। तो अब आप मुझे ये बताएं क्या इनकी थ्योरी करेक्ट थी? मैम जब हमें पता चलता है कि हमारे पीछे अगर कोई है तो हम लोग अपना इमोशन फौरन शो करते मैम जी पहले बिल्कुल, आप इमोशन होता है, हैं। उसके बाद मैम कोई भी होता है, मतलब जो उसके ऊपर करना होता है वर्क। ओके बिल्कुल। तो इसके ऊपर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वैसे मैं जनरली आपको बता रही हूँ कि इसके ऊपर बाद में क्रिटिसिज्म भी यही आया था कि ये सीक्वेंस ऐसा नहीं होता। बेसिकली हम पहले इमोशन फील करते हैं, देन हम अपना बिहेवियर शो कर रहे होते हैं कि इधर हमें कौन सा बिहेवियर शो करना है। लेकिन बेसिकली जैन स्लैंग थ्योरी का क्या है कि कोई भी इवेंट होता है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपके अंदर अराउजल लेके आ रहा होता है, देन आप उस सिचुएशन को इंटरप्रेट करते हो, इंटरप्रेट करने के बाद आप कोई भी इमोशन शो करते हो। अगर आप जस्ट ये वाले एक एग्जाम्पल याद रखें और जी यस मैम बोले। अगर आप ये वाली एक एग्जांपल, ये सारी इसमें ना कंटिन्यू होगी, अकॉर्डिंग टू थ्योरी से चेंज होती रहेगी। तो आपने अगर ये सबकी इक्वेशन याद रखें, आप सबके अंदर इक्वेशन दी है, तो आपको इस थ्योरीज को याद करने में और उनका कंसेप्ट क्लियर करने में आसानी रहेगी। ये बोले आप क्या कहना चाह रही थी? मैम अगर हम रात को अकेले ना जा रहे हो, लाइक हमारे साथ कोई और भी जा रहा हो, हमारी फ्रेंड जा रही हो, तो तब मैम हमें डर थोड़ा कम नहीं लगता? लाइक हम ये नहीं कह सकते कि देखिए अब ये ना अगर वेरी हमारे साथ करता कोई है, पार्टनर भी हो। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे जी फॉर एग्जांपल ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ये वाली बात। फॉर एग्जांपल जैसे आपके फादर या कोई एल्डर ब्रदर या कोई भी ऐसा बड़ा पर्सन आपके साथ है, तो आपको खौफ महसूस नहीं होगा, आपको लगेगा कि मेरे साथ यस मतलब अब्बू हैं, भाई हैं, कोई भी है। लेकिन अगर आपके साथ आपकी कोई फ्रेंड है, कोई नॉटी सी फ्रेंड है या आपका कोई सिबलिंग है इसी तरह, तो क्या आपको, यस तो आपकी वो फीलिंग थोड़ी चेंज हो जाएंगी, वो आपसे ज़्यादा डरेगा और आप उससे ज़्यादा डरोगे। तो ये यस पर्सन मैम। टू पर्सन वेरी करता है। तो वहाँ पे हमारे इमोशंस भी ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फ्रेंड सैड है और आप उसने आपको कोई अपनी सैडनेस की रीज़न बताई है, तो आप भी उसके लिए सैड फील करना शुरू कर देते हो। हालांकि जब आपको ये बात नहीं पता थी, आपका बिहेवियर नेचुरल था ना। तो ये वाली सारी चीज़ें ना पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती हैं। हमारे यस इमोशन, हमारे जो इमोशंस है ना वो डिपेंड कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर भी। ठीक है, यस मैम। ओके। यस मैम। ओके। अब जैन स्लैंग थ्योरी क्लियर है? इवेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस को कॉज कर रहा है, देन हम उस सिचुएशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं और देन हम अपना इमोशन शो कर रहे हैं। इमोशन क्लियर शो है कर मैम। रहे हैं। क्लियर है ओके, मैम। नेक्स्ट है कैनन बार्ड थ्योरी। कैनन बार्ड भी बेसिकली दो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके नाम के एक एक वर्ड को उठा के उन्होंने कैनन बार्ड थ्योरी अपने नेम से इंट्रोड्यूस करवाई। अब कैनन बार्ड के अकॉर्डिंग क्या है, कैनन बार्ड theory argues that we experience physiological arousal and emotional arousal at the same time. अब जो कैनन बार्ड थे ना, बेसिकली इन्होंने जैन स्लैंग के ना इनकाउंटर उसके अगेंस्ट एक थ्योरी दी थी। उन्होंने ये कहा था कि ऐसा नहीं होता कि हम अपने इमोशंस को बाद में शो करें, कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस पहले आ रहे होते हैं हमारे एक्शन से। तो इन्होंने कहा था कि जो हमारा अराउजल है ना, जो हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं और इमोशन है, उनमें कोई भी पॉज नहीं होता, वो हम साथ साथ ही हमारे इमोशन शो हो रहे होते हैं। जैसे मैंने कल आपको पेपर की एग्जांपल भी दी थी, कोई यहाँ पे भी मेन का क्या है कि इवेंट कॉज कर रहा है फिजियोलॉजिकल चेंजेस को। वहाँ पे हम कह रहे थे, वहाँ पे ऊपर हम थ्योरी में बात कर रहे थे कि अराउजल के बाद इंटरप्रिटेशन है देन इमोशन है, नहीं। यहाँ पे कैनन बार्ड क्या कहता है, कैनन बार्ड कहते हैं कि अराउजल एंड इमोशन एट द सेम टाइम। जैसे ही कोई इवेंट अकर होता है, कोई थ्रेटनिंग स्टिमुलस है या कुछ ऐसा अकर होता है, तो जो अराउजल है और इमोशन है वो दोनों एट द सेम टाइम अकर होते हैं। अब देख लें यहाँ पे ये जो एग्जांपल है ना, ये कैसे चेंज होती है। You are walking down a dark alley late at night. You hear footsteps behind you and you begin to tremble. Your heart beats faster and your breathing deepens. At the same time,
एज द फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर यू आल्सो एक्सपीरियंस द इमोशन। वहाँ पे हमने एट द सेम टाइम की बात नहीं की थी, वहाँ पे हमने क्या बात की थी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बाद हम इंटरप्रेट करेंगे अपनी बॉडी की सारी स्टेट्स को, देन हम इमोशन फील करेंगे। लेकिन कैनन बार्ट क्या कहता है कि एट द सेम टाइम, जैसे ही हमें कोई फिजियोलॉजिकल जैसे कोई ऐसा इवेंट हुआ है जहाँ पे हमें अपने इमोशन को शो करना है, तो इमोशन के जो इवेंट है ना उसके साथ ही अराउजल और इमोशन एक साथ हम शो करते हैं। जैसे आप लोग अभी बात कर रहे थे ना कि अगर आपकी बॉडी इस ऐसी पोजीशन में है तो इमोशन भी साथ साथ फील हो रहा होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही कैनन बार्ट के अकॉर्डिंग इवेंट कॉज कर रहा होता है अराउजल और इमोशन को एट द सेम टाइम। अब डिफरेंस क्या है, जेम्स लैंग ने कहा था पहले इवेंट है देन अराउजल है देन हम उसको इंटरप्रेट करेंगे देन हम इमोशन शो करेंगे। लेकिन कैनन बार्ट क्या कहते हैं कि इवेंट के बाद एट द सेम टाइम पर ही अराउजल यानी कि हमारी फिजियोलॉजिकल चेंज हो रही होती हैं और सेम टाइम पर ही हम अपना इमोशन शो कर रहे हैं। क्लियर दोनों में डिफरेंस क्लास? यस मैम, क्लियर है। यस मैम। पूरी क्लास को Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. ओके। Yes, ma'am. नेक्स्ट आपके पास शास्टर एंड शास्टर सिंगर थ्योरी। शास्टर सिंगर थ्योरी भी दो साइकोलॉजिस्ट के नेम का एक वर्ड है और उन्होंने रिप्रेजेंट की है शास्टर सिंगर थ्योरी। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है देखें, जेम्स लैंग में आपने, मैं आपको सारी साथ साथ रिपीट इसलिए करवा रही हूँ कि आपकी फिंगर टिप्स पे हो ये सारी चीज़ें। जेम्स लैंग ने क्या कहा था, इवेंट, अराउजल, इंटरप्रिटेशन, इमोशन। अब लेकिन शास्त्र एंड सिंगर क्या कह रहे हैं, इवेंट, अराउजल, देन रीजनिंग, देन इमोशन। उन्होंने कहा है कि जब भी हम इवेंट कोई ऐसा होता है जो अराउजल कॉज करता है, हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस को कॉज कर रहा है, देन हम रीजनिंग देते हैं, देन हम वजह ढूंढते हैं। उन्होंने कहा कि कोई रीज़न होती है जिसकी वजह से हम इमोशन शो करते हैं। ऊपर हमने कहीं भी रीज़न की बात नहीं की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पहले हम उस इवेंट को रीजनिंग देते हैं कि वजह क्या है, अगर हम ये वाला इमोशन शो करते हैं देन हम इमोशन शो करते हैं। अब इनकी ज़रा एग्जांपल देखें कि वही वाली सारी एग्जांपल सेम है यहाँ तक। ब्रीदिंग डीपन्स, upon noticing this arousal you realize that is come from the fact that you are walking down a dark alley by yourself। जैसे आपके अभी सारों ने बात की थी ना, यहाँ पे उसने रीज़न क्या दी कि मैं अकेले यहाँ से गुजर रही हूँ, मैं अकेला यहाँ से गुजर रहा हूँ। रीज़न ये थी, चाहे पीछे किसी के फुटस्टेप की आवाज़ कोई पीछे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन क्या है कि रीज़न क्या थी कि मैं अकेले यहाँ से गुजर रही हूँ। ये वाली रीज़न थी जिसने उसको डेंजरस और थ्रेटनिंग फील कराया और देन पर्सन ने अपना फियर का इमोशन शो किया। यस मैम। तो क्या डिफरेंस है यहाँ पे, इवेंट के बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस को हम रीज़न देते हैं कि हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, और रीजनिंग के बाद हम इमोशन शो करते हैं। यस मैम, तीनों थ्योरीज में समझ आया क्लास? क्लियर है डिफरेंस मैम तीनों थ्योरीज। बाकी क्लास को Yes, ma'am. Clear है. यस मैम। मैंने अभी क्वेश्चनिंग कर लेनी है, इसलिए अभी जिसको समझ नहीं आई वो साथ के साथ बताएं। मैम क्लियर है। मैम ये रीजनिंग और इंटरप्रिटेशन सेम ही नहीं है? नहीं, सेम कैसे हैं देखें, मैं इंटरप्रेट सेम इन यहाँ पे सेम नहीं है। वैसे मैं आपको इनका मतलब डिफरेंट समझाती हूँ। अब इंटरप्रिटेशन आप कह सकते हैं सेम है, लेकिन दोनों की थ्योरीज में डिफरेंस क्या है। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि हम उस चीज़ को मीनिंग दे रहे हैं, रीजनिंग का मतलब यही है कि हम उस चीज़ को मीनिंग दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पे क्या था, हम इंटरप्रेट कर रहे थे सिचुएशन को ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बेस पे वो कर रहे थे ना, और रीजनिंग हम दे रहे हैं अपने इन्वायरमेंट की या किसी भी ऐसी चीज़ की बेस पे। जैसे हम ऊपर इंटरप्रेट ये कर रहे थे कि हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऐसी आ रही हैं तो हम इमोशन को फील कर रहे हैं, लेकिन दोनों में वो सेम है टर्म, आप समझोगे इनका मीनिंग सेम है, लेकिन दोनों के अकॉर्डिंग किस चीज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफाइन किया है। इंटरप्रिटेशन में वो कह रहे हैं कि हम अपनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग मीनिंग दे रहे हैं, और रीजनिंग में वो कह रहे हैं कि हम अपनी सेल्फ के अकॉर्डिंग, अपनी वहाँ पे एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग, कि अगर मैं वहाँ से अकेली गुजरी थी तो मुझे वहाँ से डर लग रहा था। इसका मतलब ये है रीजनिंग का कि हम मीनिंग दे रहे हैं, एनवायरनमेंट को भी ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब इंटरप्रेट कर रहे थे हम सिचुएशन को, इंटरप्रिटेशन में हम जस्ट अपनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस को देख रहे थे, हम इन्वायरमेंट को ऐड नहीं कर रहे थे। अगर आप उर्दू में या वैसे इसका डिक्शनरी में मीनिंग सर्च करेंगे तो आपको सेम सेम मीनिंग नज़र आएंगे, लेकिन जो यहाँ पे डिफरेंस है ना, डिफरेंट टर्म यूज़ करने का जो यहाँ पे पर्पस है वो क्या है कि आपको इंटरप्रिटेशन में हम जस्ट फिजियोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर बात कर रहे थे। जेम्स लैंग ने सारी बात ही फिजियोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर की है कि हमारी जो फिजियोलॉजिकल कोई भी इवेंट है वो हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस को कॉज कर रहे हैं, और देन हम इंटरप्रेट कर रहे हैं अपनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस को, अपनी बॉडी की चेंजेस को ना। और लेकिन जो शास्त्र एंड सिंगर थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम रीजनिंग दे रहे हैं एनवायरनमेंट को ऐड करके, हम उसको मीनिंग दे रहे हैं, एनवायरनमेंट को भी ऐड कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट कैसा है जो हमें फियरफुल बना रहा है, या कोई भी इमोशन जो हम स्पेसिफिक इमोशन शो कर रहे हैं।
नाउ क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम क्लियर है। ओके, नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर आए आप। ये भी थोड़ा आपको पिछली थ्योरी से सेम ही नज़र आएगी। यहाँ पे भी आपको हो सकता है आपके माइंड में ये थॉट आए कि ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे हम वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं। जो लेजरस थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग क्या है, लेजरस थ्योरी ने कहा है कि किसी भी इवेंट के बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस की इसके बाद इसने बात नहीं की। इवेंट के बाद क्या है, थॉट। जैसे हम रीजनिंग में पहले अराउजल की बात कर रहे थे ना, रीजनिंग भी बेसिकली हमारी थॉट ही थी ना कि हमारे माइंड में कुछ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम अराउजल की बाद में बात कर रहे हैं, अराउजल बाद में आ रहा है। पीछे हम रीजनिंग दे रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ अराउजल, अराउजल था देन रीजनिंग थी, हमारे माइंड में कोई थॉट आई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इवेंट के बाद हम मीनिंग दे रहे हैं, इवेंट के बाद हमारे माइंड में कोई थॉट आ रही है और वो थॉट फिजियोलॉजिकल अराउजल को कॉज कर रही है। अब देखें, इवेंट कोई भी एक स्पेसिफिक इवेंट है, आपने कोई भी ऐसा स्टिमुलस देखा है, उसके बाद आपके माइंड में कोई थॉट आई है, उस थॉट की बेसिस पे इमोशन और फिजियोलॉजिकल चेंजेस एट द सेम टाइम अकर हो रही हैं अकॉर्डिंग टू लेजरस थ्योरी। लेजरस थ्योरीज के अकॉर्डिंग कि हम पहले सोचते हैं कोई भी सिचुएशन के बारे में जिसको हम फेस कर रहे हैं, देन हम एक्सपीरियंस करते हैं इमोशन और अराउजल को एट द सेम टाइम। ओके, समझ आइए क्लास आपको? यस मैम समझ आ गई है। Yes, ma'am. अगर आप इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो वहीं पर आपको सेम थोड़ी सी सेमनेस नज़र आएगी, लेकिन जो डिफरेंस है वो आपने याद रखना है सारी थ्योरी में। या हमने शास्त्रीय और सिंगर थ्योरी में कहा था कि पहले इवेंट देन अराउजल देन रीजनिंग हम देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थॉट पहले आती है, रीजनिंग पहले आती है, देन इमोशन और अराउजल हम फेस कर रहे हैं। यस मैम क्लियर है मैम। ओके, जो लास्ट थ्योरी है इमोशंस की वो है फेशियल फीडबैक थ्योरी। अब फेशियल फीडबैक थ्योरी क्या है, देखिए अभी तक हमने क्या बात की, हमने बात की अपनी फिजियोलॉजिकल इंटरनल बॉडी चेंजेस की। हमारी बॉडीज़ की जो इंटरनल चेंजेस थी ना, वो बीपी हाई या लो हुआ, हार्ट बीट तेज़ हो गई, स्वेटिंग, इंटरनल स्टेट है ना, आउटसाइड हमें स्वेट फील हो रहा है लेकिन वो इंटरनल स्टेट है, और हमारा सांस फूल जाना, ये वाली सारी चीज़ों की हमने बात की इंटरनल के ऊपर ना। हमारी जितनी भी बॉडी की इंटरनल स्टेट है, हमने आउटसाइड ऑफ द बॉडी की कोई बात नहीं की। लेकिन जो फेशियल फीडबैक थ्योरी है ना, ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को, हमारी फेशियल चेंजेस को भी ऐड करती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमारा किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो फेशियल फीडबैक है ना, फेशियल फीडबैक क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज़ सुनी है तो हमारा फेस क्या, हम सोचते कहीं, आपको नहीं लगता कि कहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हम सोचते कुछ देर बाद हैं लेकिन हमारे फेस पे वो वाली चीज़ पहले ही अक्कर हो जाती है, Yes, पहले हम ma'am. शो कर देते हैं फेस के थ्रू। हम किसी के फेशियल एक्सप्रेशन को देख के अगर हमने किसी पर्सन से फॉर एग्जांपल हेल्प के लिए कहा है, हमें किसी की मदद की ज़रूरत है, हमें किसी फ्रेंड में फेस टू फेस में बात कर रही हूँ, अगर हमने किसी को हेल्प के लिए कहा है और उस पर्सन के फेस से ही हमें आइडिया हो जाता है कि अगर अभी तक उसने हमें चाहे आंसर ना दिया हो कि वो हेल्प करेगा कि नहीं, लेकिन क्या है कि उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो ही देख के हमें आइडिया हो जाता है कि इस बंदे का जो रियल रिस्पॉन्स है ना वो क्या है। बेशक वो उसके फेस पे हमें ऐसा फील हुआ हो कि वो हेल्प करके खुश नहीं है, लेकिन वो आपका दिल रखने के लिए कह रहा है कि वो कर देगा, तो कहीं ना कहीं हमें फेस से आइडेंटिफाई हम इमोशंस को कर लेते हैं। यस मैम। फेस के लिए ना बेसिक एक वो यूज़ होता है, एक सेंटेंस यूज़ होता है कि फेस इज़ द इमेज ऑफ सोल, कि जो हमारा फेस है वो इमेज है हमारी सोल का। तो हमारी जो फेस होता है उसके ऊपर सारे इमोशन एज इट इज़ शो हो रहे होते हैं और वो कोई भी पर्सन इजीली उसको डिटेक्ट कर सकता है, चाहे वो हम स्माइल कर रहे हैं, हम एंग्री हैं या हम fearful हैं किसी भी सिचुएशन को। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन इमोशंस को डिटेक्ट करके हमारे फेस पे उसको शो कर रहा होता है। और जो कोई भी इवेंट अकर होता है, यहाँ पे फिजिकल अराउजल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इंटरनल फिजियोलॉजी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे जस्ट ये बात हो रही है कि आपका फेस के ऊपर आपकी आईज, आपके टीथ, आपके नोज, आपकी चीक्स, ये वाली सारी चीज़ें जो आपके फेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रही हैं वो सारी इमोशन को शो कर रही हैं। ऊपर तक हमने क्या बात की थी कि आप गुजर रहे हैं, आपको फील हुआ फुटस्टेप्स की आवाज़ और आपकी हार्ट बीट तेज़ हुई, आप ब्रीदिंग आपकी डिफरेंस हुई, ये वाली सारी चीज़ें, ये हमारी इंटरनल स्टेट की। अब अगर आप इसकी एग्जांपल को देखें क्या होगा, यू आर वॉकिंग डाउन अ डार्क एली लेट नाइट, यू हियर फुटस्टेप बिहाइंड यू एंड योर आईज वाइडन। देखिए यहाँ पे फेस की बात हो रही है, इंटरनल फिजियोलॉजी की बात नहीं हो रही।
योर आईज वाइडन, योर टीथ क्लेंच, आपकी आईज एकदम से खुली हो जाती हैं और आप मुंह भी जैसे कहते हैं ना दांतों को बीच लें, बिल्कुल ऐसे। योर ब्रेन इंटरप्रेट दीज फेशियल एक्सप्रेशंस एज द एक्सप्रेशन ऑफ फियर, और हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग ये वाले सारे सिम्टम्स हम तब शो करते हैं जब हम फियर फील कर रहे होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फेशियल फीडबैक थ्योरी, इवेंट के बाद फेशियल चेंजेस अक्सर होती हैं और देन हमारे इमोशन को शो करती हैं। क्लियर क्लास? मतलब क्या है? अराउजल का मतलब जी। अराउजल का मतलब ये है कि हमारी बॉडी की इंटरनल जितनी भी चेंजेस हैं, जो हमारी इंटरनल चेंजेस हैं ना बॉडी की फिजियोलॉजी की, जो हम बात कर रहे हैं इंटरनल फिजियोलॉजिकल स्टेट्स, बेसिकली दीज ऑल स्टेट्स कॉज अराउजल। की हार्ट बीट तेज हो रही है, आपका सांस फूल रहा है, ये वाली सारी चीज़ें क्या हैं, ये अराउजल हैं। ये आपको इंटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर आ रही हैं, वो वाली सारी चीज़ें क्या हैं, अराउजल के अंदर आती हैं। मैम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं इन पांचों थ्योरीज के? मैम ये मैम वो ना मेरा कनेक्टिविटी इशू है, तो लास्ट वाली थ्योरी मैंने नहीं सुनी, तो क्या आप वो दोबारा एक्सप्लेन कर देंगी? ओके, फेशियल फीडबैक Thank you, लास्ट में उसका मतलब ये है, मैं अगर Yes, ma'am. बाकी क्लास पे क्लियर कर ले इसको। फेशियल फीडबैक थ्योरी का क्या मतलब है? देखिए अभी तक चारों थ्योरीज में हमने बात की है हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस की, इंटरनल बॉडी की स्टेट्स की, इंटरनल फिजियोलॉजिकल स्टेट्स की, ठीक है। हार्ट बीट तेज हो जाना, सांस फूल जाना, ट्रेम्बलिंग, ये वाली सारी चीज़ों की हमने बात की है। लेकिन जो फेशियल फीडबैक थ्योरी है ना, ये क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंग इंटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस की ये बात नहीं करती। इसके अकॉर्डिंग हमारा फेस है ना, उसके अकॉर्डिंग हम इमोशन शो कर रहे होते हैं। हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारे फेस को मैसेज भेजता है और हमारा फेस वही वाली सारी चीज़ों को शो कर रहा होता है। और यहाँ पे क्या इक्वेशन है कि इवेंट के बाद इसने कोई अराउजल की बात नहीं, कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात नहीं की। इसने बात की है कि फेशियल चेंजेस, कोई भी हम इवेंट डिडक्ट करते हैं, उस इवेंट को डिडक्ट करने के बाद हमारा फेस शो कर रहा होता है हमारे इमोशंस को, और हम देन फेशियल चेंजेस के बाद हम कोई भी इमोशन स्पेसिफिक शो कर रहे हैं। अगर आप यही वाली एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर आपको फील हुआ फुट स्टेप की आवाज़ पीछे से, तो क्या होगा, पीछे हम पढ़ रहे थे कि हार्ट बीट तेज हो गई, यस मैम। ब्रीदिंग डीपन, ये वाली सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं योर आइज वाइडन, योर टीथ क्लेंच, योर ब्रेन इंटरप्रेट दिस फेशियल एक्सप्रेशन एज फियर। तो ये वाली सारी चीज़ें क्या हैं, हम फेस की बात कर रहे हैं। फिर फेशियल फीडबैक थ्योरी के नेम से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हम किसी इंटरनल फिजियोलॉजी की, किसी भी बॉडी पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम जस्ट फोकस कर रहे हैं अपने फेशियल चेंजेस के ऊपर, जो हमारे ब्रेन मैसेज भेज रहा है हमारे ब्रेन को, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना इमोशन शो कर रहे हैं। नाउ क्लियर? यस मैम क्लियर है। यस मैम क्लियर है, थैंक यू। ओके, बाकी क्लास जी। मैम जो लास्ट साइड थी फेशियल फीडबैक थ्योरी, इसका मतलब ये है कि मतलब जो पिछली थ्योरी थी वो गलत है और ये फाइनल थ्योरी है? नहीं, ऐसा ये ऐसी बात नहीं है। अगर कोई थ्योरी लास्ट में आ रही है ना, उसका मतलब हो सकता है, ये तो देखें, ये नोट्स बनाने वाले ने ना मतलब थ्योरीज का अपना सीक्वेंस रखा। आप कहीं पे थ्योरीज देख रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इनको पांचों को इसी सीक्वेंस में रखें। अगर आप यही सीक्वेंस रखना चाह रही हैं तो बेस्ट है। ये हर एक की ना, हर पर्सन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी ने कहा है कि फेशियल के थ्रू हम अपना इमोशन शो करते हैं, किसी ने कहा इंटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस, किसी ने ये कहा कि थॉट्स पहले आती हैं, किसी ने कहा कि इवेंट पहले आता है। तो ये वाली हर एक पर्सन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे मैं अक्सर आप लोगों को कहती हूँ ना कि कोई भी एक इवेंट आपको, कोई भी एक चीज़ आप सेम दे, इवन ये कि मूवी ही आप सब लोगों ने देखी है, लेकिन आप सब लोगों का उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि हर एक की बात गलत हो, या ऐसा भी नहीं है कि सबकी बात ठीक हो। यस मैम। तो हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक का हर चीज़ को लेकर चलने का अपना एक स्टाइल होता है। जब वो पर्सन उसको ऑफिशियली, उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करता है, कोई थ्योरी देता है, तो वो ऐसा होता है कि वो फ्लो बता रहा हो, पिछले वाले में जितने फ्लॉज थे वो सबको बता रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारी गलत चीज़ें साबित हो जाएंगी। ठीक है, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हर एक ने उसके अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया है। ओके मैम, क्लियर है। किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? मैम बुक के बारे में पूछना था, इसकी कोई बुक वगैरह नहीं है?
बुक ऐसे आपका क्योंकि माइनर बुक अवेलेबल है साइकोलॉजी की, वो बहुत लेंथी बुक्स है ना, क्योंकि आपका सब्जेक्ट माइनर और आपने टू द पॉइंट चीज़ों को लेके चलना है, तो आपके लिए नोट्स डेवलप किए गए हैं। ये नोट्स आपको यूनिवर्सिटी का जो कोऑपरेटिव स्टोर है वहाँ से भी मिल सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको पीडीएफ जो देती हूँ आप उसका भी प्रिंट ले सकते हैं। पेपर आपने यहीं से ही करना है। जितनी चीज़ें आपके पास ज़्यादा होंगी आप उतना ही कंफ्यूज होगे और उतना ही आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जो एक चीज़ आपके पास टू द पॉइंट है, तो क्या ये बेस्ट नहीं है कि आप जस्ट वहीं से ही पढ़ो? लेकिन मैम मेरे पास सीक्वेंस में नहीं है ना, एक दो है, कुछ नहीं है। ओके, आप अपने सीआर से कहें या बाकी किसी क्लास फेलो से कहें ताकि वो आपके साथ शेयर करें। ओके मैम। सीक्वेंस में एज सच आपने देखे ना, आपके पास फाइल आ गई है, अब आप उसको अपने जिस तरह से आपको इजी लग रहा है आप उसको वैसे रीनेम कर लें, ताकि आपको ये सेटिस्फेक्शन हो कि मेरे पास सारी चीज़ें हैं और मैंने जस्ट प्रिपेयर करना है। मैंने अपने अकॉर्डिंग उसको फाइल को नेम दिया होता है, आप अपने अकॉर्डिंग नेम दे लें उसको, जो टॉपिक उसके अंदर कवर हो रहे हैं आप उस टॉपिक्स के उनको रीनेम कर लें, ताकि आपको लग जाए कि आपके पास सारे टॉपिक्स हैं और आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सको। ओके मैम। ओके क्लास, किसी और का कोई यहाँ तक क्वेश्चन? नो मैम। बाकी क्लास किधर है? मैम मैंने आपसे जो असाइनमेंट हमने बनानी है उससे रिलेटेड पूछना था। जी पूछें। मैम हमारा जो टॉपिक है उसका है कि इफेक्टिव मेजर्स टू डील विद स्ट्रेस एंड वेज टू कोप, है कि हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं स्ट्रेस को। इसमें कॉजेस तो नहीं आएंगे जो कि मतलब जो जिनकी वजह से स्ट्रेस होता है? ओके, बेसिकली आपकी जो आउटलाइन है ना उसमें दो टॉपिक हैं स्ट्रेस से रिलेटेड, 10th एंड 11th। मैंने आपको दिया है 11 टॉपिक, जो कॉजेज हैं वो 10th वाले में आती है, उसको हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक है, उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, हम जस्ट 11 के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इफेक्टिव मेजर्स टू डील विद स्ट्रेस एंड वेज टू कोप। मैम जो थ्योरीज वगैरह वो भी लिखनी है कोपिंग की? सॉरी, 1 by 1 बोला, मुझे समझ नहीं आई। हम थ्योरीज वगैरह जो है कोपिंग की थ्योरी है ना, वो गूगल पे सर्च किया था तो वो भी लिखनी है। देखें, ये मैं पहले भी काफ़ी टाइम ये डिस्कस कर चुकी हूँ। आपने अपने, अगर आपको लग रहा है कि वो थ्योरी बेस्ट है, उसके अंदर बहुत अच्छी कोपिंग स्ट्रेटजीज बताई गई हैं, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्लास देखें, जैसे आपका भी मैंने सीक्वेंस है, आपने जितने भी मैंने आपके साथ नोट शेयर किया उसमें एक सीक्वेंस है ना, पहले डेफिनेशन होती है, फिर उसका कंसेप्ट क्लियर होता है एग्जांपल के साथ, फिर उसकी थ्योरीज होती हैं। अब किसी चैप्टर की अगर थ्योरीज ही नहीं है तो हम उसको नहीं ऐड करेंगे, अगर थ्योरीज हैं तो हम टू द पॉइंट ऐड करेंगे। तो आप अपना एक सीक्वेंस रखें कि आप पूरी क्लास अपना एक सीक्वेंस बना लें। जैसे पहले डेफिनेशन आपके पास है ना, जैसे इफेक्टिव मेजर्स टू डील विद स्ट्रेस की ब्रीफ सी डेफिनेशन, बिल्कुल ब्रीफ, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव मेजर्स टू डील विद स्ट्रेस एंड वेज टू कोप, के कौन कौन सी बेस्ट मेजर्स और कोपिंग स्टाइल हैं जिनको ऑप्ट करते हुए हम स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो बस ये दो अपने बेसिक टॉपिक्स बनते हैं, और उसके अंदर जितनी भी कोपिंग स्ट्रेटजीज आ रही हैं, आपको अभी तक कितनी मैक्सिमम कोपिंग स्ट्रेटजी जो आप कह रहे हैं कि हमें मिली हैं? मैम मतलब कि उसके अंदर कोई सिम्पटम्स, कोई कॉज वगैरह ना लिखे हम? मैम थोड़ा थोड़ा आपने कहा था कि कॉज का भी, सिम्पटम्स का भी, और हाउ वी कैन। मैम आपने जब पहली बार बताया था तो आपने कहा था कि डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, कॉजेस और ये सिम्पटम्स वगैरह ये सारा लिखना है। ओके, इसके अलावा और क्या बताया था मैंने? कोपिंग स्ट्रेटजीज में। और मैम आपने फिर लास्ट में कहा था कोपिंग स्ट्रेटजीज लिखनी है फिर लास्ट में। ओके, अकॉर्डिंग टू योग मैंने पहले कहा था कि डेफिनेशन, देन आपने उसको कॉजेज देनी है, कॉजेज देने के बाद कोई एग्जांपल, और फिर आपने कोपिंग स्ट्रेटजीज। यस मैम। ये कह रहे हो आप? ओके, फिर आप इसी स्टाइल को ऑप्ट करेंगे। मुझे ऐसे याद नहीं है कि मैंने क्या वर्डिंग बोली थी उस वक्त, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, हमने कर ली है, उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है बस, मैम, ठीक है। हमने कर लिया सारा ना, बस लास्ट में एक ओवरव्यू रह गया बस। कंफ्यूज इसलिए हो रहे थे कि जो टॉपिक है ना उसके अंदर सिर्फ मेजर्स ही पूछे गए हैं, और इसे जो पहला वाला टॉपिक है उसके अंदर फिर वो कॉजेज आ जाते हैं, तो इसलिए फिर हमने आपसे पूछा था। मैम आपने कहा नहीं था कि टू द पॉइंट चलना, कॉजेज नहीं लिखने? मैम अभी हमने कर लिया। मैम हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, स्ट्रेस को ब्रीफली कर लें। मेरी बात सुनिए, अब इतनी वो पुरानी बात हो गई है, मुझे नहीं याद। अब जितनी बार मुझसे पूछेंगे हो सकता है उतनी बार ही चेंज होता रहे, तो आपको जो मैंने फर्स्ट टाइम बताया था ना, आप उसको फॉलो करें। ओके फर्स्ट टाइम मैंने आपने कहा था टू द पॉइंट चलना, जो क्वेश्चन में बताया गया टू द पॉइंट चलना है, सारी चीज़ों को कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं लिखनी, ये मैं शुरू से ही कह रही हूँ। और उसके अलावा आपने थोड़ा पॉइंट देने में बहुत टफ आपने कहा।
था कि थोड़ा थोड़ा पॉइंट दे। हम फिर कॉजेज लिख लें। कॉजेज नहीं लिखनी मैम। मैम मैम वो ऐसे क्वेश्चन लिखते है तो भी नहीं नहीं, है, फिर वो आप तो ऊपर दोबारा वाला से लिखना क्वेश्चन है। पड़ेगा सारा। वो पॉइंट 10 है आउटलाइन में, वो तो अलग देखिए क्वेश्चन आप बन जाता है। जो आउटलाइन है ना आपकी, वो क्या है, इफेक्टिव मेजर्स टू डील विद स्ट्रेस एंड वेज टू कोप। अगर देखा जाए तो इसमें डेफिनेशन भी नहीं है, लेकिन मैं डेफिनेशन आपको क्यों कह रही हूँ, ताकि आपको पता तो चले स्ट्रेस है क्या, तभी आप उसी कोपिंग स्ट्रेटजी बेस्ट अच्छे से लिख सकोगे ना। बिल्कुल तो मैम। ये भी मैं डेफिनेशन भी मैंने इसलिए कहा था। तो आपको, आपने वो टॉपिक कवर करना है। अब वो आपको कैसे लग रहा है कि बेस्ट तरीके से कवर हो सकता है, वो आपकी अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी है। आपने उस टॉपिक को बेस्ट वे में कवर करना है। ओके मैम लेकिन कॉज तो नहीं लिखनी, वो तो ऊपर वाले क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। ओके, फिर आप कॉज पॉजिटिव सिम्टम्स नहीं बताएंगे तो हमें कैसे एक्सप्लेन होगा कि ये इसके सिम्टम्स है, कॉजेज है, ये शो तो हमने ये तरीका करना है। तो इसलिए तो हमें कॉजेज और सिम्टम्स लिखने चाहिए। देखें, अब ये आपकी क्रिएटिविटी है ना, आप अपना प्लान शेयर कर लिया। आप देख आपके अकॉर्डिंग कि कोई भी कॉज है उसको डिफरेंट तरीके से कोप किया जाता है। जरूरी नहीं है कि सारी स्ट्रेस की कॉजेज को एक ही तरीके से कोप किया जाए अकॉर्डिंग टू यू। यस अब किसी मैम। दूसरे पर्सन को अगर लग रहा है, अगर दूसरे पर्सन को लग रहा है कि कुछ जनरल कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं, कुछ जनरल कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं जो हम स्ट्रेस को डील कर सकते हैं जिनके साथ, तो वो वैसे कर ले। वो ये आपकी अपनी थोड़ी सी वही, क्रिएटिविटी। हर अगर कोई आपको अपनी लग रहा है कि प्लानिंग वहाँ के पे मुझे अकॉर्डिंग कॉज, करे। हर कोई अपनी अगर प्लानिंग के आपको लग अकॉर्डिंग रहा है करे। कि मुझे कॉज वहाँ पे लिखनी चाहिए, तो आप अपने आप कॉज लिख लें। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कॉज नहीं लिखनी चाहिए, इनकी कोपिंग स्ट्रेटजीज अलग से हैं, तो आप इसको सेपरेटली कर लें, नो इशू। ओके आज तो हम ये शेयर कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? टू द पॉइंट करना है। असाइनमेंट मैम। ओके क्लास, असाइनमेंट ये मैंने अभी आपको कहा कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी, अगर किसी को लगता है कि उसे कॉज लेके, बिल्कुल हमें टू द पॉइंट रहना है, हमें एक्स्ट्रा डिटेल्स उसके अंदर नहीं करनी, और वो आपके पेपर में इंक्लूड होगा। ये नहीं हमें एग्जैक्ट पता कि वो मिड टर्म में होगा कि फाइनल में होगा, लेकिन वो आपके पेपर का पार्ट होगा। हम उसको पूरे एक लेक्चर में कवर करेंगे जो भी आपकी असाइनमेंट होगी। लेकिन जो बेस्ट वे मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपकी अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी है कि आपने चीज़ों को कैसे लेके चलना है। जैसे पेपर का एक क्वेश्चन आपको दिया गया होता है, पेपर में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है 10 नंबर का, और आपकी अपनी क्रिएटिविटी है ना कि आपने चीज़ों को कितने ब्रीफली और कितने अच्छे से बताना है। यस तो ये मैम। आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आपने उस असाइनमेंट को कैसे कवर करना है। ओके मैम ज्यादा से ज्यादा कितनी स्लाइड्स हों? कोई ऐसा बच्चा है जिसकी अब कंप्लीट हो गई हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, आपने कितने स्लाइड्स में कवर किया है? मैम 21। मेरी भी 21 ही मैम लगी। 44? 21 मैम। 21 मैम। यस मैम, मेरे भी 21 में आएगी। आपने आपस में कोई मीटिंग करके 21 रखी है? नो मैम। मैम कॉन्फिडेंस हो गया। आपने 21 स्लाइड्स में लिखा क्या है? मैम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेस, सिम्टम्स, ओके, मेरा पूछने का कोपिंग ये स्ट्रेटजीज। मतलब, बिल्कुल मेरा पूछने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको डिटेक्ट कर दें या कम कर दें। नो इशू। ऐसा कोई प्रॉपर, मैंने आपको अभी आपको कहा ना कि आपको टू द पॉइंट आपने रहना है, और मिनिमम वो कितनी भी स्लाइड्स हो सकती हैं। अगर फिर मैं आपको स्पेसिफिक नंबर बता दूं पूरी क्लास को कि इतनी स्लाइड्स होनी चाहिए? नहीं मैम, वो जितनी जिसके लिए बेहतर होगी मैम कर लेगा। हम लोग ऐसे ही जिन्होंने अभी जो अभी काम कर रहे हैं, जिनकी कंप्लीट नहीं हुई, उन्होंने अब ये नहीं सोचना कि 21 हुई है तो मेरी 22 होनी चाहिए। नो, अगर आपकी 10 स्लाइड्स भी हैं, 15 भी हैं, कोई भी नंबर है, तो आपकी उसके अंदर मीनिंग होना चाहिए, चीज़ें मीनिंग चीज़ों की। ये वाली सारी चीज़ों को आपने देखना है। लेकिन आप जितना टू द पॉइंट रहेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, और जितना मिनिमम नंबर आपके लिए रहेंगे। मैम दो बातें पूछनी है आपसे। मैम जी, पहली बात पूछिए। ये है कि क्या हमारी असाइनमेंट का प्लेजरिज्म चेक होगा? ओके, और दूसरी बात बताएं। और दूसरी बात ये है कि मैम जब यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट्स मिलती है तो उनको जब वापस करनी होती है तो प्रेजेंटेशन भी लेते हैं, तो क्या हमारी प्रेजेंटेशन होगी? प्रेजेंटेशन
यस मैम। ओके, आपके पहले क्लास मुझे ये बताएं कि उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आप लोगों को आइडिया है कि प्लेजरिज्म क्या होता है? यस मैम। नो मैम। यस मैम। नो मैम। ओके, जिन्हें नहीं पता उन्हें भी मैं बता दूं प्लेजरिज्म क्या होता है। प्लेजरिज्म ये होता है कि जैसे आपने बुक्स लेते हैं ना, आप लोग उसके पीछे लिखा होता है कॉपीराइट, लिखा होता है ना यस मैम, लिखा कॉपीराइट, कि हुआ आप होता इसको है। कॉपी नहीं कर सकते, ये उसी की प्रॉपर्टी है, जिस ऑथर की प्रॉपर्टी है ये बुक, आप इसको कॉपी नहीं कर सकते। तो बिल्कुल इसी तरह ही प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है कि आपने चीज़ों को कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ, आपने उनको अपने अकॉर्डिंग रिफ्रेश कर लिया है ताकि वो किसी और का कॉपी हुआ हुआ या वो किसी दूसरे ऑथर का डाटा ना रहे। तो प्लेजरिज्म जब आप चेक करते हैं तो वो सारी लाइंस, सारे वर्ड्स आपको हाईलाइट कर देता है कि ये डाटा आपने किस किस साइट से और किस किस ऑथर का कॉपी किया हुआ है। ये होता है यस प्लेजरिज्म। मैम। और ये आपको बता रहा होता है कि इसके अंदर आपकी अपनी कितनी है एफर्ट, और बाकी जो आपने डाटा लिया है बाकी वेबसाइट से, बाकी ऑथर्स के आर्टिकल से, वो कितना कंट्रीब्यूशन है उसका। तो प्लेजरिज्म ये वाली सारी चीज़ों को काउंट कर रहा होता है। वैसे तो देखा जाए प्लेजरिज्म एक नेगेटिव चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए आपके असाइनमेंट्स में। यूनिवर्सिटी की जितनी भी असाइनमेंट्स होती हैं वो प्लेजरिज्म फ्री होती हैं, और आपको मिनिमम लिमिट दी जाती है कि 16 या 17% प्लेजरिज्म हो, उससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करती हैं ये वाली सारी चीज़ें ना, कि मिनिमम वैसे 16 to 17 कहा जाता है कि 100 में से 16 या 17% प्लेजरिज्म का आपको दिया जाता है कि इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा ना हो, वो एक लिमिट दी जाती है आपको। तो जब आप चीज़ों को रिफ्रेश करते हो, तो जब आप चीज़ों को रिफ्रेश कर लेते हो तो वो आपके अकॉर्डिंग बन जाती हैं, फिर वो आपकी अपनी होती है और उसके अंदर प्लेजरिज्म नहीं आता। अब ये बात, ये का कंसेप्ट आपको प्लेजरिज्म का क्लियर करना था। ये क्योंकि आपकी, अच्छा मुझे ये बताएं आप कि आपने इससे पहले किसी भी टीचर को कोई असाइनमेंट सबमिट करवाई है? नो मैम। नो मैम। नो अच्छा मैम। चलें, ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट थी, मैं इतनी स्ट्रिक्टनेस आपके ऊपर नहीं कर रही इससे रिलेटेड, लेकिन मेरी या किसी भी दूसरे टीचर की जब आप असाइनमेंट करते हैं तो आप कोशिश करें कि आपकी अपनी वर्डिंग हो। देखें, अब आपको अब अच्छा ठीक है, आप माइंड में ये क्वेश्चन आता है ना कि हमें क्या पता आप कॉपिंग की कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है, हमें तो 2-4 ही पता है, हम मैक्सिमम कैसे लिखें, ये क्वेश्चन हमारे पास आता है, हम खुद से कैसे लिखें चीज़ों को। आप दूसरों के पॉइंट्स को देखें और उनको फिर रिफ्रेश कर लें अपने अकॉर्डिंग, मतलब ये कि आप उनकी थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर लें जो आपके अकॉर्डिंग बन जाए, ताकि जब आप उस पर प्लेजरिज्म चेक करो, उस पर कॉपीराइट का जो इशू है वो ना आए और प्लेजरिज्म वहाँ पे ना आए। अब जो ये वाली असाइनमेंट है इसमें आपको प्लेजरिज्म का मैं नहीं कह रही कि आपका नहीं होना चाहिए या मैं आप चेक करूँगी, क्योंकि ये एक पैथेटिक टास्क हो जाएगा आप सबके लिए। और आइंदा के लिए आपने इन सारी चीज़ों को नोटिस में रखना है, अपने ध्यान में रखना है इन सारी चीज़ों को, कि आप जब वेबसाइट से डाटा ले रहे हो तो उसको एज इट इज़ नहीं लिखो, ओके। आप उनको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो। ठीक है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपने किया था कि प्रेजेंटेशन उसकी होगी कि नहीं। अभी आपने मुझे फ्राइडे को असाइनमेंट सबमिट करवानी है, मैंने आपको कहा कि आपका ये पूरा एक लेक्चर होगा, हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं वो आपकी असाइनमेंट की परफॉर्मेंस पे आपको बताऊंगी कि वो आपने प्रेजेंट करनी है या मैंने उसको कवर करना है एज अ लेक्चर, या फिर वो आपका अपना पार्ट होगा जो आपको प्रेजेंट करना होगा। ये हम डिसाइड करेंगे आफ्टर द सबमिशन ऑफ असाइनमेंट। ओके। ओके मैम। ऐसा भी हो सकता था कि मैं आपकी क्लास में ग्रुप बना देती और फिर आपको कहती कि एक बंदा कोई ये वाला ग्रुप कॉपिंग के ऊपर काम करे, ये वाला इंट्रोडक्शन के ऊपर काम करे, और इस बंदे ने असाइनमेंट सबमिट करानी है स्ट्रेस की इंट्रोडक्शन के ऊपर। ये भी हो सकता था, लेकिन इसका क्या डिसएडवांटेज है, इसका ये डिसएडवांटेज है जैसे अगर आप एक ग्रुप में हो ना तो आपको सिर्फ अपने ग्रुप का डाटा आएगा। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको कॉपिंग की दी है ना, आपको कॉपिंग ही आएगी, आपको फिर स्ट्रेस की डेफिनेशन नहीं आएगी। फिर हर कोई, मैंने अब आपको सेम इसलिए दी है कि कम से कम सारे स्टूडेंट्स रिव्यू तो करें, स्ट्रेस की डेफिनेशन है क्या, स्ट्रेस की कॉपिंग स्ट्रेटजीज हैं क्या, स्ट्रेस बेसिकली है क्या, इसलिए मैंने सबकी असाइनमेंट सेम रखी है। ओके। यस मैम। अब किसी और का कोई ओके क्वेश्चन? मैम। यस मैम। ओके क्लास, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है तो जी। मैंने कहना था कि मैंने तो अभी तक एक भी वो असाइनमेंट नहीं बनाई। सॉरी, अब ये क्यों है? मैंने कहा मैंने अभी तक एक भी असाइनमेंट नहीं बनाई, तो मेरा क्या बनेगा? तो आपने बनानी है, आपका क्या बनेगा, क्या मतलब अभी आपके पास फ्राइडे तक टाइम है, आपने बनानी है असाइनमेंट? मैडम अगर नहीं बनाती, बनानी नहीं आती मुझे तो। क्यों बनानी नहीं आती? क्या इशू आ रहा है आपको असाइनमेंट बनाने में? मैम जी मुझे मालूम नहीं, उसका प्रोसीजर ही नहीं मालूम, कैसे बनाते असाइनमेंट, क्या करना होता है, क्या कुछ क्या होता है, कुछ भी नहीं मालूम है मुझे। अच्छा, आपको लिखना तो आता है ना? यस मैम।
ओके, आपने क्या करना है, नेट से सारी चीज़ों को सर्च करना है। स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेस है क्या, स्ट्रेस को हम ओवरकम कर। मुझे मालूम ही नहीं था। आपकी बात बहुत ब्रेक हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हो। मैंने कहा मामी नहीं इतना आसान है मुझे मालूम कि आप ही आप बता रहे हैं कैसे बनते हैं असाइनमेंट, मुझे पहले कोई नहीं था मालूम। चलिए, हम आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो गया, आपको पता चल गया असाइनमेंट कैसे बनती है। अब आप बनाएंगे तो आपको और भी आसान लगेगी, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होनी चाहिए सबकी। ओके क्लास, इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास। अच्छा, इमोशन और मोटिवेशन का टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड हो गया। एक और टॉपिक, अब जो नेक्स्ट हमारे आउटलाइन में टॉपिक है ना, वो है लर्निंग। लर्निंग क्या होती है? अच्छा क्लास, मुझे अभी तक ये बताएं, आपने मोटिवेशन भी पढ़ी है, इमोशन भी पढ़ लिया आपने, मुझे अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दें कि हमारे मूड्स में और इमोशन में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम है? मैम किस किस चीज़ में? मूड्स में और हमारी इमोशंस में। मूड और इमोशन में यस ऑलमोस्ट सेम है मैम, एक ही चीज़ है। तो मैम जो हमारा इमोशन को मूड होता है, लेकिन Okay, इमोशन जो anyone होते हैं बॉडी इमोशन मैम जो बिल्ड होते हैं करवाते हैं mood, हमारे मूड को। हमारा जो इमोशन इवेंट होते कोई हैं। और, कोई और बताएं। मैम मूड चेंज होता रहता है, इमोशंस ज्यादा देर तक रहते हैं। ओके गुड, एनीवन एल्स? बाकी क्लास का आपने लेक्चर सुना है किरण? जी मैम। ओके, अच्छा आप मुझे बताएं कि इमोशन और मूड्स में कोई डिफरेंस है? मैम इमोशन हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से क्रिएट होते हैं और मूड डिपेंड नहीं करता, और मूड में क्लियरेंस नहीं होती और इमोशंस में क्लियरेंस होती है कि आया किस चीज़ की वजह से ये हमारा इमोशन हुआ है। और मूड ओके चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और इमोशन चेंज नहीं होते। ओके गुड। अच्छा नेक्स्ट वसीम अब्बास। वसीम अब्बास, वसीम अब्बास नहीं है क्लास में? क्लास, आपको पता है आपकी क्लास में दूसरी दफा ये ऐसा हो रहा है। वसीम अब्बास। ओके मुअत्तर आमिर, यस मैम। आपने अटेंडेंस नोट डाउन की है? यस मैम, 31 थे पार्टिसिपेंट्स। ओके, अब मैं जिनको एक्सक्लूड कर रही हूँ, जो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते, आपने अलग लेनी है और आपकी वही अटेंडेंस काउंट होगी। मैंने आपको पहले भी वार्निंग दी थी और मैंने कहा था कि आपने लेक्चर को सुनना है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने लेक्चर एज इट इज़ दिया, मुझ में मतलब ये आपको पता होना चाहिए ना पूरी क्लास को कि ये आपके लिए है। अगर 20 लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं और अगर 30 लोग सुन रहे हैं, मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। ये आपकी अपनी अटेंडेंस और आपकी अपनी लर्निंग पे फ़र्क पड़ रहा है। आप मुझे अब फोर्स कर रहे हैं कि मैंने जो आपको पेपर बनाया था मैं उसको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई कर दूँ, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि आपको पढ़ना कैसे है। आप मुझे फोर्स कर रहे हैं इस बात पे। वसीम अब्बास इज एब्सेंट, नाउ आई एम रिमूविंग हिम, क्योंकि आपकी अटेंडेंस मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए होगी। अब मेरे लिए आपका लेक्चर सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद कासिम अरशद। मैम जी मैम 2 स्टूडेंट्स का ना कनेक्टिविटी इश्यू हो गया था, तो वो उनकी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई है। तो वो अब उन्होंने किया है दोबारा ज्वाइन, तो आप उन्हें लिंक कर लें। ये मोहम्मद कासिम अरशद, मोहम्मद कासिम अरशद। हम उसका माइक का इशू आ रहा है, उसका माइक ऑन नहीं हो रहा। ही इज प्रेजेंट इन क्लास। ओके टेक्स्ट, आप चैट में टेक्स्ट करें अगर वो प्रेजेंट है क्लास में। मोहम्मद कासिम अरशद क्लास में
अभी है तो वो मैसेज करें चैट में। सबाहत तारिक, ऐसा कोई इशू नहीं है ना? यस मैम। ओके, उमुल बरा आपने लेक्चर सुना है कंप्लीट? यस मैम। मैम स्टार्ट में कुछ 2-3 मिनट नहीं सुना, बाकी सारा सुना। क्या आपको कंफ्यूजन है? मैम ऐसे कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन समझ मुझे आ गई है। अभी मैं खुद जब बाद में सारा रीड आउट करूंगी तो फिर सब क्लियर हो जाएगा। वैसे समझ आ गई है मुझे। ओके, तहसीन शब्बीर। यस मैम। तहसीन शब्बीर आपने लेक्चर सुना है आज का? यस मैम। कंप्लीट? यस मैम। ओके तहसीन शब्बीर, मुझे ये बताएं कि रीजनिंग की बात अभी तक हमने 5 थ्योरीज पढ़ी हैं, उसमें रीजनिंग की बात कौन सी थ्योरी में की थी हमने? रीजनिंग मैम मैंने सही तरह याद नहीं किया, मतलब कि चलिए मैंने चलें, अच्छा आपको ये कंसेप्ट अभी नहीं एकदम से याद होगा कि हमने किस थ्योरी में पढ़ी है। आप मुझे ये बताएं कि हमने कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ी हैं, ये तो आपको याद होगा ना? यस मैम। चलिए बताएं। फेशियल फीडबैक थ्योरी और वो थी सेचर सिंगर थ्योरी, कैनन बर्ड थ्योरी, ये थ्योरीज पढ़ी हैं। ये आपने मुझे जुबानी याद करके मेमोराइज करके बताया है? मैम जो याद थी बोल दी। ओके, आपने नोट्स ओपन किए हुए थे अपने पास मोबाइल में या प्रिंट या यस कुछ भी था मैम आपके पास? तो आपने साथ ही बंद कर दिया, लेक्चर एंड हुआ? मैम मैं पहले नहीं नोट्स ओपन किए हुए थे, बाद में किए थे, मतलब पहले मैं जुबानी ही सुन रही थी। आपको लगता है कि आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको मिड टर्म तक जुबानी याद रहेगा, सॉरी फाइनल तक, क्योंकि ये तो फाइनल का टॉपिक्स है ना? नो मैम, मैं एक बार अच्छी तरह चैप्टर पढ़ लूंगी तो आ जाएगा। ओके, देखते हैं आप कितने अच्छे से पढ़ते हो। सबाहत हुसैन। यस मैम। सबाहत हुसैन। यस मैम। ओके सबाहत, मुझे ये बताएं कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस, कौन सी चेंजेस हमने अभी डिस्कस किए हैं? फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर कौन सी चेंजेस आती हैं? इसमें 3 चेंजेस आती है मैम। कौन सी? हार्ट का तेज रफ्तारी के साथ धड़कना, और तेज तेज सांस लेना, और ट्रिम्बल होना, और ज़्यादा होना। पाकीज़ा शहजाद। यस मैम। पाकीज़ा शहजाद, कोई आपने लेक्चर सुना है? यस मैम सुना है। क्लियर है आपको? यस मैम क्लियर, लेकिन मैं नोट्स एक दफ़ा अगेन पढ़ूंगी तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके। मोहम्मद अब्दुल्ला। यस मैम। ईमान फातिमा। यस मैम। ईमान फातिमा। यस मैम। ईमान फातिमा, आज के लेक्चर में आपको कोई कंफ्यूजन? मैम वो सेकंड वाली जो थ्योरी आपने पढ़ाई थी वहाँ पे मेरा कनेक्टिविटी इशू था, उसको अगर आप रिपीट करते हैं। कौन सी थ्योरी? कैनन बर्ड थ्योरी। ओके, बाकी लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया? यस मैम। ओके। इमरान अली। यस मैम। इमरान अली, आप प्रेजेंट हैं क्लास में? यस मैम। आपको समझ आया आज का लेक्चर? यस मैम। कोई कंफ्यूजन उसमें, कोई एम्बिगिटी जो आपको समझ ना आई हो? नो मैम। ओके ओके क्लास, इट इज़ टू मच अनोइंग कि आप लोग सीरियस नहीं है टूवर्ड्स लेक्चर्स, टूवर्ड्स स्टडीज़।
आपको खुद केयर होनी चाहिए। आपने पेपर अपना अपना करना है, ऑनलाइन पेपर है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम शेयर कर लेंगे एक दूसरे के साथ थ्रू मोबाइल या थ्रू किसी भी मीडिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको ये पता होगा, अगर जो लोग पहले ऑनलाइन पेपर दे चुके हैं या दे रहे हैं, आप उनसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो इट इज़ टू मच अनोइंग। आप जस्ट ये समझ रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये कहा है कि जस्ट अटेंडेंस आपकी मैटर नहीं करती। अटेंडेंस आपको जस्ट पेपर के लिए एलिजिबल बना रही है। आपकी इतनी परसेंट अटेंडेंस होगी तो आपको पेपर के लिए अलाउ किया जाएगा। आप अलाउ हो गए, दैट्स इट। उसके बाद आप क्या करेंगे पेपर में? पेपर आपका टफ भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा टफ हुआ तो कैसे करेंगे आप उसको अटेम्प्ट, अगर आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे। हमने पिछले इतने लेक्चर्स पढ़े हैं, उन सब में इतने कंसेप्ट थे जो ओवरलैप थे, जो एक दूसरे के साथ आप लोगों ने ही कहा ना कि मैडम कन्फ्यूजन है ये सारा कुछ, और वो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया, वरना अब तक तो हम अच्छा खासा पढ़ चुके होते। आपने मुझसे जितने भी फेवर्स मांगी है मैंने आपको सब दिए हैं। आपने मुझे कहा मैम असाइनमेंट हम मंडे को नहीं कर सकते, हमें फ्राइडे तक टाइम दे। मैंने आपको फ्राइडे तक टाइम दिया। लास्ट टाइम आपकी क्लास की तरफ से ये रिफ्यूज़न आया कि आप हमारी तरफ से ऐसा कोई भी हमारी तरफ से एक्ट नहीं होगा, तो फिर आपकी यही वाली कंडीशन है अभी तक। अब आप मुझे खुद बताएं कि आपके लिए क्या वे बेटर है, कौन सा वे है जो आपके लिए बेटर है। Are you listening, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अगर मैंने उन्हें रिमूव किया है तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने उनको क्लास से रिमूव किया है। मैंने खुशी से नहीं किया। आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस लेके आऊँ अपने लेक्चर्स में और अपने रूटीन्स में। अब जिन लोगों को मैंने रिमूव किया है, काइंडली आप उन्हें मैसेज कन्वे करें कि अगर वो अपोलोजाइज़ करेंगे और वो हाँ इस बात की एश्योरिटी देते हैं कि वो नेक्स्ट क्लास में ऐसा नहीं करेंगे, नेक्स्ट किसी भी क्लास में, तो उनको नेक्स्ट टाइम मैं क्लास में अलाउ करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। ओके 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 मैम। अब मैंने ऐसा करना है कि आपके जो सेशनल के 20 मार्क्स हैं, मैंने वो आपकी क्लास की पार्टिसिपेशन पे, उसमें से कुछ मार्क्स मैंने आपकी क्लास की पार्टिसिपेशन के लिए आपको अलाउ कर देने हैं। अगर आप क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको वो सेशनल के मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं। जो 6-7 स्टूडेंट्स डेली क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ उनके लिए लेक्चर नहीं होता, बाकी लोगों के लिए भी होता है। और ये आपकी अपनी लर्निंग है। अगर आप बोल रहे हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसका फ़ायदा आप ही को हो रहा है। देखिए मेरे लिए कितना बेस्ट है ना कि मैं लेक्चर दूँ और कोई भी बच्चा क्वेश्चन ना करे, मुझे रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी चीज़ें। मेरे लिए तो ये बेस्ट है ना, लेकिन मैं फिर भी आपसे अगेन एंड अगेन पूछती हूँ कि आपको कोई भी एम्बिगिटी है, मैं 1 बाय 1 पूछती हूँ आपसे, फिर भी आप लोगों को इतनी रिलैक्सेशन भी रास नहीं आ रही है कि आप अच्छे से लेक्चर को सुनो। ओके क्लास, आप में से किसी ने भी शेयर किया था यहाँ पर कि इमोशंस और मूड से रिलेटेड किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन किया था। यस मैम। आपका ये क्या क्वेश्चन था आपका? मैंने क्वेश्चन किया था कि बच्चे कह रहे थे कि मूड जो है ना वो थोड़ी देर के लिए रहता है, और मूड तो ज़्यादा देर के लिए होता है, इमोशन थोड़ी देर के लिए होती है। ओके, आप इसको जस्टिफाई करें, आपको कैसे लग रहा है कि ऐसा होता है? मैम इमोशन तो तब आती है ना जब हम कोई चीज़ देखते हैं अजीब या कोई अच्छी चीज़, तब होती है, और मूड तो हमेशा ही रहता है हर वक्त में। लेकिन आपका अच्छा मूड बुरा चेंज होता रहता है, मूड चेंज होता रहता है, तो जो मूड है ना वो लेस सिवियर होता है, इमोशंस ज़्यादा सिवियर होते हैं। बेशक उसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा होता है, लेकिन आप अगर सिवियरिटी की बात करें ना, तो क्या चीज़ ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ज़्यादा सिवियर होती है? तो जो आपके इमोशंस होते हैं ना, इमोशंस अंडर इमोशंस, आप क्या होता है जब किसी भी इमोशन के उसमें आप कोई भी फैसला ले लेते हो, कुछ भी आप शो कर देते हो कि मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा नहीं करूँगा। जैसे मैंने अभी रिमूव किया है, ये अनोइंग इमोशन था ना, मैंने बच्चों को रिमूव किया, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने उनको क्लास से रिमूव किया है। अब ये मेरा इमोशन स्पेसिफिक उन बच्चों से रिलेटेड रहेगा कि ये नेक्स्ट टाइम भी ऐसे करेंगे। और मूड क्या है, मेरा मूड अगर ख़राब हुआ है इन सारी चीज़ों की वजह से, तो मैं जैसे ही मेरा दूसरे लोगों से इंटरेक्शन होगा मेरा मूड ठीक हो जाएगा। तो जो मूड है वो लेस सिवियर होते हैं, जो इमोशंस हैं वो ज़्यादा सिवियर होते हैं। ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके, किसी और बच्चे ने क्वेश्चन किया था कैनन बार्ट थ्योरी से रिलेटेड। तो कैनन बार्ट थ्योरी क्या है? कैनन बार्ट थ्योरी में जैसे हमने वहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात की थी, उसमें
जेम्स लैंग की थ्योरी में हमने कहा था कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस अक्कर होती हैं, हम उनको इंटरप्रेट करते हैं, देन हम अपना इमोशन शो करते हैं। लेकिन जो कैनन बार्ड है उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता। उसके अकॉर्डिंग अराउजल, हमारी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, और इमोशन एट द सेम टाइम अक्कर होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले कोई भी इवेंट देखेंगे, उस इवेंट के बाद हमारे अंदर नीड अराइज होगी इमोशन की, और देन हम उसको इंटरप्रेट करेंगे और देन हम अपना इमोशन शो करेंगे। नहीं, इन्होंने रिजेक्ट किया था जेम्स लैंग की व्यू को, और इनके अकॉर्डिंग, कैनन पार्ट के अकॉर्डिंग, कि किसी भी इवेंट के बाद जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, इंटरनल स्टेट्स की चेंजेस और इमोशंस हैं वो एट द सेम टाइम अक्कर होते हैं, उनमें गैप नहीं होता। या ऐसा नहीं होता कि वो 1 by 1 अक्कर हो रहे हैं, उनमें गैप नहीं होता और वो एट द सेम टाइम अक्कर होते हैं। जैसे ही हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस अक्कर होती हैं, साथ ही हम अपना स्पेसिफिक इमोशन शो करते हैं। ये डिफरेंस है कैनन बार्ड थ्योरी में और जेम्स लैंग थ्योरी में। क्लियर है? जिन्होंने क्वेश्चन किया था उनको क्लियर हुआ है? यस मैम, थैंक यू। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? नो मैम। ओके क्लास, नेक्स्ट जो हमारे आउटलाइन का टॉपिक है वो है लर्निंग। और लर्निंग कैसे टेक प्लेस होती है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। क्लास मैंने आपके साथ, हमने एक स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा था, बिहेवियरिज्म, अगर आपको याद हो। उसी से रिलेटेड हमने, और साइकोलॉजी के गोल से रिलेटेड हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, पैवलोव का एक्सपेरिमेंट। यस मैम, पढ़ा था। वो डॉग के ऊपर याद है आप किया लोगों था। को वो? यस मैम, यस मैम, यस मैम, याद है। अच्छा, कोई वॉलंटरीली जिसको अच्छे से याद हो वो शेयर करेगा? यस मैम। ओके, करें। मैम पावलोव ने ये प्रेडिक्शन, उसका ये एक्सपेरिमेंट था कि जैसे ही डॉग को ना जैसे ही बेल बजती थी ना, तो डॉग को खाना प्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। तो वो इससे इतना यूज टू हो गया था कि फ्यूचर में अगर उसे जो है वो खाना प्रेजेंट नहीं भी किया जाए तो जिस बेल की आवाज़ सुनकर ही ना वो सैलिवेटिंग करना स्टार्ट हो जाता है। ओके, खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट। ये उसकी प्रेडिक्शन थी, मेरे ज़हन में एट आई हुई है। हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस लीड कर रहे होते हैं उन हमारे बिहेवियर्स को। ओके, जो हमने लर्निंग का टॉपिक पढ़ना है उसके अंदर भी हमने पावलोव के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करना है, लेकिन डिटेल में। जब मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था, मैंने तभी कहा था कि हम इसको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट जो हमारा मंडे को लेक्चर होगा, आपकी असाइनमेंट्स तो है ही इंशाल्लाह वीकेंड, वो तो आपकी फ्राइडे तक हो जाएगी सबमिशन। अब आपने इस एक्सपेरिमेंट को ना उसी चैप्टर से खोल के पढ़ के आना है पूरी क्लास में। ओके मोहतरम, आज आपकी सीआर एब्सेंट है। यस मैम। आपने बाकी जो आपके क्लास फेलोज हैं उनको थोड़ा सा, उनको अगेन मैसेज कन्वे करना है कि वो क्लास को थोड़ा सीरियस लें। जिनको मैंने रिमूव किया है उनको इनबॉक्स सेपरेटली करें, ठीक है? ओके मैम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैम को अलाउ नहीं करूँगी क्लास में अगर उनका यही सब कुछ रहा सिस्टम, ठीक है? अभी आपने जो भी अटेंडेंस ली थी वो आप मुझे सेंड कर देंगी। मैम 31 की करूँ या 25 की? 25 की करेंगी आप मुझे, प्लस 35 की भी कर दिया, लेकिन मैं 25 को आप दोनों मुझे सेंड करेगा। 35 को काउंट करती हूँ मैं 25 मैम 31 है। 25 की अभी जब आपने रिमूव किया था ना तो 25 हो गए थे, और पहले जो मैं ली थी वो 31 की ली थी। ओके, इन 25 में वो सारे लोग थे 6 जिन्हें मैंने रिमूव किया है, या कुछ का कनेक्टिविटी इशू था इस वजह से वो हो गए ऑटोमेटिकली? कनेक्टिविटी इशू भी होगा। तो देखें, अगर मैं 25 को काउंट करती हूँ तो बाकी लोगों के साथ तो ये बहुत ही अनफेयर हुआ ना जिनका कनेक्टिविटी इशू था। आप सीरियस लें इनको, इस सारे इश्यूज को काइंडली। और फ्यूचर की किसी भी क्लास में मुझे आपकी क्लास की तरफ से एटलीस्ट ऐसा कोई भी एक्शन ना नजर आए, आप काइंडली क्लासेस को सीरियस लें। ओके यस मैम। और जो आपकी फ्राइडे को सबमिशन है असाइनमेंट की, वो आपने अपनी CR GR को सेंड करनी है टिल 12 मेरे तक पहुंचनी चाहिए वो। अब उससे पहले आप कभी भी सेंड कर रहे हैं, अगर आपकी अभी कंप्लीट हो गई है या जब भी आपके CR GR आपको गाइड करते हैं उस टाइम से रिलेटेड टिल 12 PM वो मेरे तक पहुंचनी चाहिए। मैं खुद कॉन्टेक्ट करूँगी आपके CR GR से कि उन्होंने मुझे किस मीडियम के थ्रू सेंड करनी है। लेकिन उससे पहले आपकी असाइनमेंट आपके CR GR के पास सबमिशन होनी चाहिए। ओके मैम। ओके क्लास, इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन है, कोई एम्बिगिटी किसी को लेक्चर या असाइनमेंट से रिलेटेड? नो मैम।
ओके क्लास, हैव अ गुड वीक, स्पेंड करें अपने वीक को अच्छे से और अपनी स्टडीज पर फोकस करें। सेम टू यू मैम। सेम टू यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। सेम टू यू। अल्लाह हाफिज़ क्लास। अल्लाह हाफिज़।